नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में बर्फीली पहाड़ियों के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे देखकर लगता है जैसे इंसान ने भविष्य के लिए धरती की पूरी खेती को एक सुरक्षित जगह पर छिपा दिया हो। इसे स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट कहा जाता है, जहां दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लाखों बीजों के नमूने बहुत ही सुरक्षित परिस्थितियों में रखे गए हैं, ताकि अगर कभी युद्ध, प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन या किसी बड़ी तबाही की वजह से किसी फसल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए तो इन्हीं बीजों से उसे दोबारा उगाया जा सके। नॉर्वे देश की खासियत सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि इस देश में गर्मियों के दौरान उत्तरी इलाकों में सूरज कई हफ्तों तक डूबता ही नहीं, जबकि सर्दियों में कई जगहों पर लंबे समय तक दिन की रोशनी लगभग गायब हो जाती है। आर्कटिक सर्कल के पास मौजूद लोफोटन जैसे द्वीपों में आधी रात को भी आसमान रोशन दिखाई देता है, और जब सर्दियों की लंबी रातों में आसमान साफ रहते हैं तो अचानक हरी, बैंगनी और नीली रंग की रोशनी आसमान में करतब करने लगती हैं, जिन्हें नॉर्दर्न लाइट्स यानी अरोरा बोरेलिस कहा जाता है। नॉर्वे की प्रकृति का एक और हैरान करने वाला हिस्सा उसके फ्योर्ड्स हैं, जहां समंदर का पानी हजारों मीटर ऊंची चट्टानों और पहाड़ों के बीच कई किलोमीटर अंदर तक चला जाता है। कुछ जगहों पर ऐसा लगता है जैसे समंदर ने पहाड़ों के बीच अपना रास्ता खुद बना लिया हो। इसी देश में लगभग 24.5 किलोमीटर लंबी लॉर्डन टनल भी है, जो दुनिया की सबसे लंबी सड़क सुरंगों में से एक है, और इसके अंदर ड्राइवरों को लगातार एक जैसे अंधेरे माहौल से बचाने के लिए बड़े-बड़े रोशनदान बनाए गए हैं, ताकि लंबी ड्राइविंग के दौरान थकान कम महसूस हो। नॉर्वे के कुछ छोटे-छोटे गांवों के नाम भी बहुत दिलचस्प हैं, जैसे ट्रोंडेलाग के पास मौजूद हेल, जिसका नाम सुनकर किसी को भी पहली बार में मजाक जैसा लग सकता है, लेकिन नॉर्वे की असली खूबसूरती इन अजीब नामों से कई आगे बढ़ती है, क्योंकि यहाँ बर्फ से ढके पहाड़, गहरे नीले समंदर, घने जंगल और छोटे लाल लकड़ी के घर एक साथ ऐसा दृश्य बनाते हैं जो मानो किसी किताब की परिकथा हो। नॉर्वे की एक खास पहचान उसकी इलेक्ट्रिक कारों से भी करी जाती है। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने की रफ्तार दुनिया के कई देशों से काफी आगे रही है, और नई कारों की बिक्री में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की हिस्सेदारी लंबे समय से बेहद ऊंचे स्तर पर रही है। इसके पीछे सरकार की नीतियां, टैक्स में छूट और चार्जिंग नेटवर्क का तेजी से बढ़ना बड़ी वजह रही हैं। लेकिन अगर शहरों से दूर निकल जाएं, तो नॉर्वे की जिंदगी बिल्कुल ही अलग दिखाई देती है। यहाँ लोग अपने छोटे-छोटे लकड़ी के कैबिनों में समय बिताने जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर हाइट कहा जाता है। ये कैबिन किसी आलीशान रिजॉर्ट की तरह तो नहीं होते, बल्कि अक्सर पहाड़ों, जंगलों या झीलों के पास बने बेहद शांत ठिकाने होते हैं, जहां लोग कुछ दिनों के लिए शहर की भागदौड़ और थकान से दूर शांत माहौल में रहने के लिए आते हैं। नॉर्वे का पानी भी आमतौर पर इतना ही साफ होता है कि कई इलाकों में लोग सीधे नल से पानी पीते हैं। इसी प्राकृतिक सुंदरता के बीच मौजूद है ट्रोलटुंगा यानी ट्रोल की जीभ, जो पहाड़ से बाहर निकली हुई एक लंबी चट्टान है, और उसके सामने सैकड़ों मीटर नीचे झील और पहाड़ों का एक मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लंबी और कठिन हाइकिंग करनी पड़ती है, इसीलिए चट्टान के किनारे खड़े होकर ली गई एक भी तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं होती, बल्कि पूरी की पूरी यात्रा की कहानी होती है। इसी तरह लोफोटेन आइलैंड में समंदर से सीधे उठते हुए नुकीले पहाड़, लाल रंग के मछुआरों के घर और शांत पानी मिलकर ऐसा नजारा बनाते हैं जिसे देखकर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये वास्तविक जगह है
या किसी फैंटेसी फिल्म का दृश्य। और अगर पहाड़ों की बजाय समंदर के रास्ते सफर करना हो तो नॉर्वे के फ्योर्ड्स क्रूज और तटीय यात्राएं दुनिया के सबसे खूबसूरत अनुभवों में गिनी जाती है। यहाँ की सड़कों पर भी सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता, क्योंकि रास्ते में कभी झरना सामने आता है, कभी बर्फ से ढका पहाड़ और कभी ऐसा फ्योर्ड्स दिखाई देता है जिसके सामने इंसान खुद को बहुत ही छोटा महसूस करता है। नॉर्वे की कहानी सिर्फ खूबसूरत पहाड़ों और बर्फ तक सीमित नहीं है, क्योंकि कभी ये देश यूरोप के सबसे समृद्ध देशों में शामिल नहीं था। इसकी आधुनिक समृद्धि के पीछे सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उत्तरी सागर में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मिले। लेकिन नॉर्वे ने इस कमाई को सिर्फ उसी समय खर्च करने के बजाय भविष्य के लिए बचाने का फैसला किया और तेल से मिलने वाली आय का एक बड़ा हिस्सा सरकारी निवेश व्यवस्था में लगा दिया। यही पैसा आगे चलकर गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल यानी नॉर्वे के विशाल सोवरेजन वेल्थ फंड का आधार बना, जिसे आज दुनिया के सबसे बड़े सरकारी निवेश फंडों में गिना जाता है। इस फंड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका उद्देश्य सिर्फ आज की पीढ़ी को फायदा पहुंचाना नहीं, बल्कि तेल खत्म होने के बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी देश की आर्थिक सुरक्षा बनाए रखना है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो भी अपने इतिहास में कई बदलाव देख चुकी है। साल 1624 में एक भयंकर आग के बाद पुराने शहर को दोबारा बसाया गया और लंबे समय तक इसे क्रिस्तानिया के नाम से जाना गया। लेकिन साल 1925 में इसका आधिकारिक नाम फिर से ओस्लो शहर कर दिया गया। आज यही शहर आधुनिक इमारतों, म्यूजियम, समंदर किनारे बने इलाकों और हरियाली के बीच एक अलग तरह की शहरी जिंदगी को दिखाता है। नॉर्वे का इतिहास युद्धों से भी जुड़ा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1940 में नाजी जर्मनी ने नॉर्वे पर हमला किया और देश पर कब्जा जमा लिया। लेकिन नॉर्वे के प्रतिरोध आंदोलन ने कब्जे के खिलाफ लगातार संघर्ष किया। इसी देश की राजधानी ओस्लो में हर साल नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, जबकि भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के पुरस्कार स्वीडन देश में दिए जाते हैं। नॉर्वे की प्राकृतिक दुनिया का सबसे शानदार हिस्सा शायद यही है कि इतनी आधुनिक अर्थव्यवस्था और तकनीक होने के बावजूद यहाँ प्रकृति आज भी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। एक तरफ दुनिया के बड़े सॉवरेजन वेल्थ फंड का पैसा वैश्विक कंपनियों में निवेश हो रहा है, तो दूसरी तरफ उसी देश में लोग पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे हैं, लकड़ी के छोटे कैबिनों में समय बिता रहे हैं और रात के समय ऑरोरा को निहार रहे हैं। यही विरोधाभास नॉर्वे को सिर्फ एक अमीर यूरोपीय देश नहीं, बल्कि आधुनिकता और प्रकृति के बीच एक संतुलन बनाए रखने वाला देश बनाता है। और ऐसा मेल बहुत ही कम जगह पर है। दोस्तों, अगर आपको नॉर्वे देश, हमारी ये वीडियो, मेहनत, जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करिए। और अगर आपने अब तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए इसी तरह के खास और सुंदर देश लाते रहते हैं। तो अगली बार मिलेंगे एक और नए देश के सफर के साथ, उस देश की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।